हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, ये नेक्स्ट वीडियो है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में यानी कि ठोस अवस्था में क्या क्या आता है, उसके विषय में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाकर के उस वीडियो को पहले देख लें। और ये उसी वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, यानी कि फर्स्ट केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। कहने का मतलब ये है। क्लियर? तो अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। लगभग हर साल पूछे जाते हैं किसी न किसी सेट में। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पार्ट नंबर जो आपका बेटा ये 2 है, जिसका नाम है विलयन, बोले तो सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विलयन किसे कहते हैं, विलय और विलायक की पहचान कैसे होती है। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। और विलयन जो मिलकर के बनता है बेटा, वो किससे मिलकर के बनता है? नंबर 1 उसमें होना चाहिए बेटा विलय, और दूसरा होना चाहिए क्या? विलायक। विलय और विलायक। देखिए, विलय किसे कहते हैं, हमको पहचान होनी चाहिए कि विलय और विलायक की पहचान। विलय वो होता है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। किसमें? कम मात्रा में उपस्थित होता है। और विलायक वो होता है जो विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। और एक क्या पहचान होती है इसकी, विलय जो विलय की, विलय जो होता है वो घुलता है। क्या होता है? घुलता है या घोला जाता है। तो विलय जो होता है, पहली बात तो ये पहचान है कि कम मात्रा में उपस्थित होता है। दूसरी पहचान क्या है इसकी, ये घुलता है या घोला जाता है। क्लियर? और दूसरी बात जो विलायक के लिए हम, तो विलायक में क्या होती है, सबसे पहली बात होती है कि ये ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। किसमें? ज्यादा मात्रा में। और दूसरी पहचान इसकी क्या है? दूसरी पहचान ये कि विलय जो होता है, जो विलय होता है, ध्यान देना, विलय जो होता है वो विलायक में घुलता है, विलायक में घुलता है या घोला जाता है। तो देखिए, विलायक की पहचान क्या, सबसे पहली बात तो ये कि ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरी पहचान क्या है कि इसमें विलय घुलता है, विलायक में विलय घुलता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। और विलय को जो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और विलायक को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। विलय को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और विलायक को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए आपको इस चैप्टर में, क्योंकि आपको आगे चल के बार-बार ये समस्या फेस करनी पड़ेगी कि विलय क्या है, विलायक क्या है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें कहेगा कि 7.5 ग्राम बेंजीन 75 ग्राम जल में घुल रही है, तो आपको पता नहीं होगा कि जल वहां पर क्या है और बेंजीन वहां पर क्या है। तो बेंजीन जैसे कि 7.5 ग्राम है तो कम मात्रा में, और जो जल है वो 75 ग्राम है तो ज्यादा मात्रा में। तो 7.5 जो ग्राम है वो कम मात्रा है, तो इसलिए क्या है, वो विलय है। और जो 75 ग्राम दे रखे हैं कि 75 ग्राम जो जल दे रखा है वो क्या है, वहां पर विलायक है। क्लियर? ये आपको इस तरीके से पहचान वहां पे करनी होती है, तब आप न्यूमेरिकल को कर पाते हैं। क्लियर? तो दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि मोलरता की परिभाषा क्या है। मोलरता की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। मोलरता की परिभाषा जिन बच्चों को नहीं आती है वो लिख ले। मैं आसान सी भाषा बोल रहा हूं। 1 लीटर या 1000 ml, 1000 ml लिखो या 1 लीटर। तो 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित या विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ध्यान देना, 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसके सूत्र की बात करते हैं। तो देखिए, मोलरता बराबर जो होता है, मोलरता बराबर होता है कि विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और किसमें होना चाहिए? लीटर में। ध्यान दें, किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? लीटर में। अब आपको बता दूं तो मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। किससे करते हैं? m से। और विलय के जो मोल होते हैं वो होते हैं n, छोटा वाला n से प्रदर्शित होते हैं। और विलयन का आयतन जो होता है वो v होता है। और किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ये सूत्र बनता है कि विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। यहां पर मैं बता दूं कि n बराबर क्या है? मोल। क्या है? मोल। और n बराबर सूत्र होता है W/m। बोले तो भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। W बोले तो ये भार है और m बोले तो अणुभार है। तो n W/m, ये मोल का सूत्र होता है। ध्यान देना। क्लियर? तो इसी को सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि m अगर बेटा ये ml, ये लीटर में ना हो, अगर ml में दे रखा हो तो ध्यान देना, तो आप क्या करेंगे, अगर ये v ml में दे रखा है तो ऊपर गुणा 1000 की कर देनी है। जी हां, ऊपर गुणा कितने की कर देनी है? 1000 की गुणा कर देनी है, क्योंकि ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो आप इसको मोल के रूप में जब इसको इस सूत्र में तोड़ लेंगे तो m W/m into v, और ये ml में दे रखा होगा बेटा तो ऊपर गुणा 1000, ये सूत्र बनता है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर, इसका जो मात्रक बनता है। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। और सूत्र होता है कि मोलरता बराबर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। यदि लीटर में नहीं दे रखा है, ml में दे रखा है, तो ऊपर गुणा कितने की कर देनी है? 1000 की गुणा
बटे विलेय का अणुभार, यानी कि W/m ये दे रखा होता है। जो भार है वो आपको ग्राम में दे रखा होता है। अगर विलेय जो अणुभार है वो निकालना होता है, क्योंकि जिस तरीका से आपको सूत्र दे देता है, सूत्र से अणुभार को निकालना होता है। क्लियर? जिस तरीका से आपको दे दे वो कि NaOH ये दे दिया, तो Na का अणुभार होता है बेटा 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, और 23 16 1 मिलकर के हो जाते हैं बेटा 40। तो ये NaOH का अणुभार आ गया 40 ग्राम प्रति मोल। क्लियर? 40 ग्राम प्रति मोल आ जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप याद रख लेना। बहुत मोस्ट है, आपसे हर बार किसी न किसी सेट में पूछी जाती है मोलरता की परिभाषा। क्लियर? ये 10वीं क्लास से आपके साथ चली आती है, 10वीं 11वीं 12वीं में समझ आती है मोलरता की परिभाषा। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है बेटा आपका कि मौलकता किसे कहते हैं। क्या मौलकता किसे कहते हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मौलकता किसे कहते हैं। तो मौलकता किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में, ध्यान देना, लिखते हैं यहां की परिभाषा, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय, उपस्थित कहो या भले हुए कहो एक बात है, उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जो n होती है, विलयन की मौलकता, क्या मौलकता कहलाती है, मौलकता कहलाती है। क्लियर? ये याद रखना है आपको। तो बेटा इसे जो प्रदर्शित करते हैं वो स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो इसका जो सूत्र बनता है बेटा ध्यान देना, तो मौलकता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, और वो किसमें होना चाहिए बेटा? किलोग्राम। क्लियर? तो सूत्र बनता है m n अपॉन विलायक का जो द्रव्यमान होता है बेटा वो कैपिटल W है, किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। क्लियर? अगर किलोग्राम में नहीं दे रखा है, अगर ग्राम में दे दिया तो m n अपॉन वही, अगर ये ml में दे, सॉरी कैपिटल W लेना है, अगर ये बेटा ग्राम में दे रखा हो तो ऊपर गुणा कर देंगे आपको 1000 की। क्लियर? इस तरीका से करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो n का मान, अब आगे तुम इसको और कैसे लिख सकते हो कि m बराबर W/m, क्योंकि मैंने बताया n होता है क्या? W/m कैपिटल W, अगर ये ग्राम में दे रखा हो बेटा तो ऊपर कितने कर देंगे गुणा 1000 की, क्योंकि किलोग्राम में चेंज करना है। और जो इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, जो मोलरता होती है उसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और इसका होता है मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर? तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलेय की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्लियर? ये याद रखनी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसी पे आधारित आपको ये सवाल भी करने हैं, न्यूमेरिकल भी करने हैं, अंकित प्रश्न जो होते हैं वो इस पे आधारित एक तो आपसे जरूर पूछा जाता है। अब देखते हैं कि मोल अंश क्या, मोल अंश क्या होता है? मोल अंश जो होता है, मोल अंश या मोल प्रभार, इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। तो ये क्या होता है? सूत्र से परिभाषित कीजिए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोल अंश क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या एवं उस विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या एवं उसमें उस विलयन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? मोल अंश कहलाता है। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जो प्रदर्शित करते हैं इसको, वो किससे करते हैं? x से प्रदर्शित करते हैं। किससे? x से प्रदर्शित करते हैं। मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं? x से। इसके मात्रक की बात करें तो बेटा इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। क्लियर? कोई मात्रक नहीं होता, ये याद रखने बात। अब विलेय या विलायक के लिए पूछा जाए तो जैसे कि आप विलेय के लिए ध्यान देना, विलेय के लिए मोल अंश x से प्रेजेंट करते हैं, और विलेय ये होता है तो x t कर देते हैं। तो ऊपर हम क्या लेते हैं कि विलेय के मोल ले लो n अपॉन, नीचे क्या लेते हैं? विलायक के मोल n प्लस n, यानी कि टोटल विलयन। तो यहाँ पर कैपिटल n मान लो, इसको ये मान लो। तो n छोटा वाला क्या है? विलेय के मोल, और यहाँ पर विलेय के मोल, और n b कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा? विलायक के मोल। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा? मोल अंश आपका निकल जाएगा x a का। अगर आपको इसी तरीके से x b का यानी कि विलायक के लिए निकालना है तो अब क्या हो जाएंगे? विलायक के मोल ऊपर हो जाएंगे। किसके? विलायक के मोल। तो यहाँ पर विलायक के लिए निकाल रहे हैं तो x b बराबर, तो क्या हो जाएगा? n b अपॉन n a प्लस n b। ये आपको याद रखना है। तो जिसके भी मोल अंश पूछा जाए उसी के मोल ऊपर और टोटल विलयन के मोल नीचे, जिसका भी मोल अंश पूछा जाए उसके मोल ऊपर और टोटल विलयन के मोल नीचे हो जाते हैं। क्लियर? आप सीधा इसे शॉर्ट में मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि x a बराबर n a अपॉन n a प्लस n b। क्लियर? इसी तरीके से इसको x b बराबर n b अपॉन n a प्लस n b। क्लियर? इस तरीके से यहाँ
मैंने आपको n बराबर पहले ही आपको बता चुका हूं, n बराबर होता है W अपॉन m, यानी कि भार बटे अनुभार। जरूर याद करके जाना है, इसी पे आधारित आपको सवाल भी करने हैं, 2 सवाल कम से कम एक क्वेश्चन आज बात करते हैं। हां, क्वेश्चन कह रहा है राउल्ट का नियम, वेरी मोस्ट है। राउल्ट का नियम क्या है? क्लियर, याद करके जाना है कि राउल्ट का नियम क्या है। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है किस तरीके से कि राउल्ट का नियम का सूत्र लिखिए, या राउल्ट के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए। राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए, इस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए राउल्ट का नियम कहता क्या है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर जो प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन होता है उसमें उपस्थित विलय के मोल अंश के बराबर होता है। यानी कि आपने क्या करा कि किसी विलायक में, कोई आपका शुद्ध विलायक है, उसमें अवाष्पशील ठोस को मिला दिया, तो उसमें क्या होता है कि उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है, और वो जो कमी आती है वो किसके बराबर होती है? उस विलय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होती है। देखिए कैसे मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। माना कि आपके पास में 1 लीटर शुद्ध पानी है, तो ये क्या है कि अपना एक विलायक है, और आपने क्या करा कि 100 ग्राम चीनी को उसमें डाल दिया। तो चीनी ठोस भी होती है, अवाष्पशील होती है, यानी कि भाप बन के उड़ती नहीं है चीनी। क्लियर? तो अवाष्पशील ठोस पदार्थ को आपने उसमें मिला दिया, तो शुद्ध पानी के मुकाबले उसके वाष्पदाब में कमी आ जाएगी। जो आपका शुद्ध पानी था उसमें वाष्प ज्यादा बनेगी, और जो आपने चीनी घोल करके जो आपने शरबत तैयार कर दिया उसमें भाप कम बनेगी। तो वो जो भाप कम बन रही है वो कितनी कम बन रही है? उसमें जो कमी आई है वाष्पदाब में वो किसके बराबर होगी? जो विलयन में जो चीनी डाली है उसका जो मोल अंश होगा वो उसके बराबर होगी। क्लियर? इस तरीके से। तो इसका जो सूत्र होता है वो P0 - PS अपॉन P0 बराबर XA। P0 - PS अपॉन P0 बराबर XA, और इसको आगे ऐसे भी लिखा जाता है कि P0 - PS अपॉन P0 बराबर XA को आप कैसे बोलते हैं? Na इक्वल टू Na प्लस NB, इस तरीके से ऐसे इसको तोड़ लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि P0 यहाँ पर क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और PS बराबर क्या है? विलयन का वाष्पदाब। क्लियर? ये आपको याद रखना है। और XA आपका हो गया विलय के मोल अंश, Na बराबर विलय के मोल, और बेटा NB बराबर विलायक के मोल। ये आपको याद रखना है। क्लियर? ये राउल्ट का नियम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है जो विलयन वाले चैप्टर का है। क्लियर? ये आपको याद रखने जरूर जाना है, और इस सूत्र पर आधारित आपको सवाल मिलता है P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू क्या? XA। देखिए वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो आंसर है देखिए किस तरीके से, जो शुद्ध विलायक होता है, क्या शुद्ध विलायक होता है, अभी मैंने बताया आपको शुद्ध विलायक, जिस तरीके से शुद्ध विलायक यानी कि हमारे पास में जल है, और इस तरीके से ये एक बर्तन है, और इस बर्तन में क्या भरा हुआ है? इस बर्तन में जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है इस बर्तन में। तो क्या करेंगे, इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया, तो इसमें से भाप बनी। क्या हुआ? भाप बनने स्टार्ट हुई, और ये जो भाप है वो 100% बन रही है। क्या बन रही है? 100%, क्योंकि विलायक जो अपने आप में कैसा है? वो शुद्ध है। क्लियर? अब हमने इसी तरीका से दूसरा बर्तन यहां पर लिया, दूसरा बर्तन लिया, और इसमें हमने क्या, ये रहा, इसमें पानी है, और इसमें हमने चीनी को डाल दिया। अब इस समय यहां पर पानी है, और प्लस अभी क्या है? चीनी है। इसमें हमने चीनी को भी ऐड कर दिया, ये इसमें चीनी भी हमने डाल दी। अब हमने चीनी डाल दी। अब इसमें जो भाप बनेगी, ये जो भाप बनेगी, अब ये 100% भाप नहीं बनेगी, 100% भाप नहीं बनेगी, 100% भाप नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें चीनी भी घुली हुई है बेटा। क्लियर? अब जो भाप है वो क्या बन रही है? वो 90% बन रही है। कितनी बन रही है? 90% भाप बन रही है। क्यों? क्योंकि इसकी सतह को किसने घेर रखा है? जो विलायक की सतह है उसको किसने घेर लिया? कुछ चीनी के अणुओं ने घेर लिया। तो अब भाप 100% ना बनकर कितनी बन रही है? 90%। तो क्या हुआ? 10% की क्या आई? कमी आई। तो शुद्ध विलायक जो था हमारा, उस पे भाप कितनी बन रही थी? जो वाष्प थी, जो वाष्प थी वो कितनी थी? 100%। कब? जब ये शुद्ध था, शुद्ध विलायक। क्या? शुद्ध विलायक। अब बन गया हमारा विलयन, क्योंकि पानी प्लस चीनी मिलकर क्या बना? विलयन, और विलयन का जो वाष्प है वो कितना बन रहा है? 90%। तो कितने की कमी आई बेटा? कितने की कमी आई? तो 10% की कमी आई। कितने की आई? 10% की कमी आई, और इसी कमी को कहते हैं बेटा अवनमन। क्या कहते हैं? अवनमन। तो यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन। तो शुद्ध की अपेक्षा विलयन का जो वाष्पदाब है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो वो किस कारण हुआ? जब शुद्ध विलायक होता है तो उसमें कुछ भी मिला नहीं होता है, तो वहां पर वाष्प जो 100% बनती है, परंतु उसमें कुछ ठोस अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए, जैसे चीनी हो, नमक हो, ये चीज मिला दी जाए, तो विलायक की तुलना में उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है, और इसी कमी को क्या कहते हैं? वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्लियर? आपको याद हो गया होगा। तो ये जो कमी निकालनी होती है वो आपको किस तरीके से निकालनी है? जो प्रेशर निकालना है, तो डेल्टा P जो वाष्पदाब में कमी निकल के आएगी वो क्या निकल जाएगी? डेल्टा P बराबर आप निकालेंगे कि P0, डेल्टा P इक्वल टू P0 माइनस PS,
डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस PS। यहाँ पर P नॉट क्या है, आपका शुद्ध विलायक है, और बेटा PS क्या है, यहाँ पर विलयन है। तो विलयन के वास्तव को घटा दो किसमें से, विलायक में से, तो आपके वास्तव का आपेक्षिक अवनमन निकल आएगा। क्लियर, याद रखना है ना, ठीक है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक, अब बात करते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग मतलब उबलना। तो क्वथनांक क्या होता है कि किसी जो वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना स्टार्ट कर देता है। क्या होता है, जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना स्टार्ट कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल का जो क्वथनांक होता है बेटा वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट कर देता है। परंतु क्वेश्चन हमारा है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। देखिए, उन्नयन का मतलब जो होता है बेटा वो होता है वृद्धि से। क्या होता है, वृद्धि से। जब हमारा कोई शुद्ध विलायक होता है तो वो अपना 100% भाप बनाता है। क्लियर, 100% उबलता है, भाप बनाता है। परंतु क्या होता है कि इसी तरीके से यदि इसमें कुछ मिला दिया जाए, जैसे कि जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलना स्टार्ट कर देता है, परंतु इसमें यदि आप कुछ मिला देंगे तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पे ना उबल के उससे अधिक ताप पर उबलता है, उससे अधिक ताप पर उबलता है। उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं उसको, क्वथनांक में उन्नयन। तो हमारा जो शुद्ध जल है, ध्यान देना, जो शुद्ध जल है, ये जो शुद्ध जल है, इसको हम उबालना स्टार्ट करते हैं, इसको हम उबालना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितने पर उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। परंतु बेटा जब इसको हम, इसमें हम कुछ चीज मिला देंगे, क्या, इसमें हम कुछ चीज मिला देंगे, जल में कुछ ठोस अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, तो इसमें यानी कि जैसे कि हमने कुछ चीनी या नमक वगैरह के कण डाल दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 100 पर नहीं उबलेगा, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा, नहीं उबलेगा। अब माना कि इसको उबलने के लिए 110 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। कितने की, 110 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। तो होता क्या है, तो ये जब शुद्ध था, तो शुद्ध का जो बात लेंगे, हमारा क्वथनांक था वो था हमारा T नॉट बोलते हैं उसको, जो कि कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और अब इस समय पर क्या है, ये विलयन है, तो विलयन का जो क्वथनांक है उसको बोलते हैं क्या, TB। ये तो हमारा TB नॉट है और ये TB। तो T बोले तो हमारा जो टेंपरेचर है, V4 बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, तो ये माना कि कितना हमारा 110 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी, 10 की वृद्धि यहाँ पर सीधा सीधा दिख रही है। तो इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है, तो ये किसी वजह से हुई। तो इसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आप डायरेक्ट पानी को उबालते हैं, सादा पानी को, तो वो जल्दी उबल जाएगा, परंतु सब्जी को उबालेंगे तो वो देर में उबलेगी, यानी कि उसको टेंपरेचर की ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी देख सकते हैं। तो इसका जो सूत्र बनता है बेटा, इसका जो सूत्र बनता है, क्वथनांक में उन्नयन वाला जो सूत्र बनता है आपका, वो आपका सूत्र बनता है ये वाला, कि तो कैसे निकालते हैं कि डेल्टा TB इक्वल टू TB नॉट माइनस, सॉरी, TB माइनस TB नॉट। डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, जहां पर डेल्टा TB क्या है बेटा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और TB आपने देख लिया क्या है, विलयन का क्वथनांक, और TB नॉट क्या है, जो आपका विलायक है, क्या, विलायक, विलायक का क्वथनांक। तो विलायक का क्वथनांक, तो विलयन में से विलायक को घटा देंगे तो क्या निकल आता है, हमारा जो क्वथनांक में उन्नयन निकल आता है। और इसका सूत्र एक और होता है, जब आप ये मौलिकता पे रिप्रेजेंट होता है, तो या डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती होता है m के, और m क्या होती है बेटा यहाँ पर, मौलनता। क्या होती है, मौलनता। तो डेल्टा TB जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है Kb into m। तो ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। क्लियर, तो डेल्टा TB इक्वल टू Kbm, और m यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, मौलनता। और इसको आगे भी और हल कर लेते हैं। तो डेल्टा TB इक्वल टू Kb into m जो होता है वो मौलनता होती है, विलेय के मोल, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार गुणा कैपिटल W और ऊपर गुणा 1000। ये आपको सूत्र बन के आज तैयार हो जाता है। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि क्वथनांक में से आप क्या समझते हैं, सारी चीज इस तरीके से लिखनी है, आपके 3-4 नंबर तक ये क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर, अब बात करते हैं कि हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब है बेटा वही कमी से मतलब होता है, किससे, कमी से। और हिमांक बोले तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट जो कि जमने वाला अंक होता है। क्लियर, फ्रीजिंग पॉइंट, तो यानी कि कितने टेंपरेचर पर कोई चीज जो जम रही है। तो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल, ध्यान देना, जो डिस्टिल वाटर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, परंतु आपके हमारे जो नल वगैरह का जो जल होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमता, क्योंकि उसमें अशुद्धियां होती है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डेल्टा TB इक्वल टू TB नॉट माइनस, सॉरी यहाँ पे TB यूज नहीं करेंगे, डेल्टा TF, क्या, F क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। ये सूत्र इस पे अप्लाई हम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा TF जो है वो क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, और TF जो है क्या, वो विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, ये याद रखना। और इसका जो सूत्र बनता है वो किस तरीके से बनता है कि वही TF, डेल्टा TF अनुक्रमानुपाती होता है मौलनता के,
और डेल्टा टीएम इक्वल टू स्थिरांक आता है KFM, जो कि क्या होता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो डेल्टा टीएम इक्वल टू बनता है क्या हमारा KF इंटू W अपॉन M इंटू कैपिटल W गुणा 1000। ये सूत्र आपको बन के सामने आ सकता है। क्लियर? याद रखना ये कि क्वथनांक में सॉरी हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, यानी कि कमी आई। तो हमारा जो शुद्ध विलायक था वो 4 डिग्री सेल्सियस पे उड़ रहा था, विलयन जो था वो 0 पे उड़ रहा है, तो 4 में से 0 गया तो कितना बचा 4। तो क्वथनांक जो कमी आई वो कितने की आ रही है, फिर वो 4 की। तो डेल्टा टीएम बराबर कि 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, और अंतर कितने का है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? या इसी तरीका से फिर इसी चैप्टर में लास्ट में पूछा जा रहा है आपको बेटा कि परासरण में परासरण दाब किसे कहते हैं। तो परासरण क्या होता है कि विलायक का बेटा कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, तो विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर कौन सी एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। विलायक का कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इस क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसको कहते हैं परासरण दाब, यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, जिसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका सूत्र बनता है पाई इक्वल टू CRT। क्या है पाई इक्वल टू CRT, जहां पर C क्या होती है बेटा, इसकी सांद्रता, क्या होती है सांद्रता, और सांद्रता होती है यहाँ पर वही मौललता, क्या होती है मौललता, और R होता है बेटा ऋण वर्ग नियतांक। क्या होता है ऋण वर्ग नियतांक होता है R जो होता है, जिसका मान होता है 0.0821। क्लियर? और T जो होता है वो तापमान होता है, क्या होता है तापमान। क्लियर? ये याद रखना है आपको। तो ध्यान देना, परासरण किसे कहते हैं कि विलायक का कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और क्या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। और सूत्र क्या होता है इसका, पाई इक्वल टू CRT, जहां पर C होती है सांद्रता, R होता है ऋण वर्ग नियतांक, जिसका मान होता है 0.0821, और T क्या होता है तापमान, जो कि केल्विन में आपको ज्यादातर लगाने को मिलेगा, T कैपिटल T। तो यहाँ पर कैपिटल T जो होता है वो केल्विन के लिए माना जाता है, और स्मॉल t जो होता है वो डिग्री सेल्सियस के लिए। ध्यान देने की बातों को। क्लियर? तो इसमें जो आंतरिक प्रश्न है बेटा वो आपसे किस हिसाब से पूछे जाते हैं, मौलिकता में कम से कम आपको 2 आंतरिक प्रश्न जरूर करके जाने हैं, तो एक में एक आपको पढ़ने को मिलता है। इसी तरीके से मौलिकता में आपको 2 आंतरिक प्रश्न जरूर करके जाना है, और मौल अंश पे भी आपको 2 आंतरिक प्रश्न करके जरूर जाने हैं। क्लियर? इसी तरीके से राउल्ट के वास्तुदाब नियम जो आधारित अभी मैंने बताया कि P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। क्लियर? याद देना। इसी तरीके से क्वथनांक को मैंने अभी बता दिया कि डेल्टा TB इक्वल टू KVM, ये वाला करना है। इसी तरीके से हिमांक में अवनमन डेल्टा TM इक्वल टू KFM, इस पे भी आधारित आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, इस पे भी 2 क्वेश्चन करने हैं, और परासरण दाब पे भी आधारित 2 क्वेश्चन करके जाने हैं। सभी पे आप 2-2 क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो आपको जरूर इसमें पता मिलेगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तो इस वीडियो में हमने बताया कि सेकंड चैप्टर में यानी कि विलयन वाले चैप्टर में आपको यूपी बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है, ये लिख करके रख लेना, लिख करके ये आपको सब कुछ वहां पर देखने को मिलेगा। ये गारंटी है मेरी, यूपी बोर्ड 2023 में आपको ये सब कुछ रखा मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, आंतरिक प्रश्नों को जरूर करना है। अगर आपको कोई आंतरिक प्रश्न नहीं आ रहा तो कमेंट में उसको बताएं कि आप किस प्रकार की बुक से पढ़ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। क्लियर? तो आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।